हाय, गुड आफ्टरनून टू ऑल। सो आज मेरा टॉपिक था, मैं क्या काफ़ी लोगों के फ़ोन आए थे कि लेह का लद्दाख का एक जो ब्रीफ टूर इन्फॉर्मेशन है, जो कि कैसे जाया जाए, क्या क्या वहाँ पे मुश्किल जगह है, कौन सी गाड़ी लेके जानी है, कहाँ पे होटल लेना चाहिए, तो कितना बजट रहेगा और कौन कौन सी जगह वहाँ पे घूमने वाली है। तो ऐसी सारी जो भी कठिनाइयाँ पेश आती हैं वहाँ पे, कोई ऑक्सीजन लेवल है या कोई भी है, तो वो सारा कुछ मैंने सोचा कि एक सिंपल वीडियो बनानी चाहिए कि जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन हो, ताकि किसी ने भी अगर फर्दर लेह लद्दाख में जाना है तो वो ये वीडियो देख के उसके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। एक दो दोस्तों के भी फ़ोन आए थे। ऑल्दो मैंने सारे जो मेरे लेह के व्लॉग्स हैं, ऑल लोकेशंस के, वो मैंने सारे उसमें डाल रखे हैं जो मेरी यूट्यूब चैनल है। तो अभी मैंने सोचा कि एक ब्रीफ वीडियो बनानी चाहिए जिसमें कि एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, ये ले के बारे में होनी चाहिए। सो दोस्तों, एक बता दूं, मैंने अपनी लाइफ में 2 बार विज़िट किया है। एक तो अभी लास्ट जून में किया है और एक उससे पहले 2 साल पहले सितंबर में किया था। तो लेह का जो नॉर्मली सीज़न है, जो एक सही टाइम है, वो मैं आपको बता दूं कि बेस्ट टाइम इज़ मई टू जून। ठीक है, उसके बाद बारिशें वगैरह हो जाती हैं, तो रास्ते में वाया मनाली या श्रीनगर जाना है तो थोड़ी प्रॉब्लम वो रास्ता निकलने में भी आती है। ऑल्दो लेह में इतनी बारिश नहीं होती है, लेकिन जाने के लिए वाया कश्मीर जाएँ चाहे वाया मनाली जाएँ तो जुलाई अगस्त के बाद थोड़ी बारिशें हो जाती हैं। तो मई जून और अगस्त एंड और सितंबर में लेह क्लोज़ हो चुका है। सो आई एम लकीस्ट कि मैंने दोनों बार ले विज़िट किया है, इन सितंबर एज वेल एंड इन जून एज वेल। सो इसके लिए थोड़ा ब्रीफ बात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि लेह जो है, लेह लद्दाख, हर एक को सुन के खुशी होती है, हर एक का ये एक ड्रीम टूर होता है जाने के लिए। तो लेह लद्दाख एक नॉर्मल प्लेस नहीं है जैसे कि हम नॉर्मल शिमला, मनाली, मकलौड़गंज, डलहौजी, मंसूरी और या इवन कश्मीर तक हम चले जाते हैं। तो लेह उस तरह से नहीं है। पहले तो इसके कुछ अपने रूल्स हैं, सो हमें वो देखने चाहिए। सो सबसे पहले बात करते हैं कि ले जाने के लिए बेस्ट मंथ कौन सा है। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इधर आप जाइए मई या जून में, जुलाई अगस्त में अवॉइड कीजिए, या अगस्त एंड और सितंबर में जाइए। सितंबर 30 तक लगभग ले क्लोज हो जाता है, पूरी तरह क्लोज हो जाता है। तो और अब इसमें जाने के तरीके कौन से हैं, कैसे पहुंच सकते हैं। तो पहला और इजीएस्ट वे तो है, कुछ लोग यहाँ से कश्मीर जाते हैं बाय एयर। कश्मीर में स्टे करके वहाँ से कुछ बुलेट्स लेते हैं। जो बुलेट लवर है, जिनको टू व्हीलर चाहिए तो बुलेट रेंट पे मिल जाते हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ भी मिल जाती हैं, इवन टैक्सी। तो किसी ने रास्ते में ब्यूटी को एंजॉय करना है ले वाला, तो एज इट इज़ वो बुलेट और गाड़ियों से जाते हैं। सेकंड ऑप्शन है कि आप सीधा बाय एयर लैंड करो ले में। वो थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि वहाँ पे एकदम लो अल्टीट्यूड से हाई अल्टीट्यूड पे हम जब लैंड करते हैं तो थोड़ा सा हमें ऑक्सीजन प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कोई बुज़ुर्ग और जिनको कोई प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा अवॉइड करें ट्रैवल करने के लिए। तो थर्ड ऑप्शन ऑलवेज़, आप अपनी खुद की गाड़ी में जा सकते हो, जैसे कि मैं दोनों बार अपनी गाड़ी ड्राइव करके गया हूँ। प्रॉपर आप स्टे लेके चलिए रास्ते में, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपनी फर्स्ट टूर सितंबर वाला फ्रेंड्स के साथ किया था ट्राई, और इस बार मैं अपनी फैमिली के साथ गया हूँ, वाइफ एंड मेरा बेटा है 9 साल का, उसके साथ। तो ये 3 ऑप्शंस हैं, इधर ऑन फ्लाइट और ऑन टू व्हीलर। जो लोग जाते हैं बुलेट्स, वो बुलेट्स आपको कोई मान लो साउथ से बिलोंग करता है, कोई मुंबई से, पूना से, कहीं से भी बिलोंग करता है, दिल्ली से, तो उसको दिल्ली से अपना बाइक लेके आने की ज़रूरत नहीं है। उसको बाइक्स कश्मीर में या मनाली में मिल जाएंगे। सो ये तो हो गया ले में जाने के तरीके। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि ले कहाँ से जा सकते हैं, कौन सा रूट बेस्ट है। सो अगर तो आप बिल्कुल इजी रूट जाना चाहते हो तो वाया कश्मीर रोड अच्छी मिलेगी आपको। ऑल्दो अभी जस्ट जोजिला पास ही है जहाँ पे थोड़ी सी रोड ख़राब है, वो भी एक जोजिला टनल बन रही है रास्ते में, मैंने अपने ब्लॉग में बताया, आप मेरा जो ब्लॉग है उसमें चेक कर सकते हो। सो अदरवाइज़ लोग जो पूरा सर्कल पूरा करना होता है वो जाते हैं वाया कश्मीर, आते हैं वाया मनाली,
कुछ जाते वाया मनाली है, आते वाया कश्मीर है, तो दोनों ही वेज बेस्ट है, तो दोनों का अपना मज़ा है। लेकिन वाया मनाली जो है थोड़ी रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब कि आपके पास एक अच्छी वाली एसयूवी गाड़ी होनी चाहिए अगर आपने वाया मनाली प्लान करना है तो थोड़ा सा गाड़ी अच्छी लेके चले। कई जगह पे रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऑल्दो वाया मनाली ज़्यादा ही ख़राब है। तो ये दो ऑप्शन है ले पहुंचने के लिए, वाया मनाली एंड वाया श्रीनगर। तो अभी शुरू करते हैं कहाँ से हमें कहाँ जाना चाहिए, बताता हूँ। डे फर्स्ट से लेके डे जो भी 8-9 दिन लगते हैं। चलिए, हाँ जी। सो पहला दिन जो शुरू करना है, अगर आप कहीं से भी हो, दिल्ली से हो, साउथ से हो, जहाँ से भी हो, तो नॉर्मली अमृतसर पंजाब का लास्ट जो पठानकोट आता है वहाँ तक तो आना ही है सबने बाय रोड। तो पहला दिन जो मेरा था, मैं भी लगभग पठानकोट के पास पहुंच गया था। लगभग सुबह मैं चला था 7 बजे, 6-7 बजे, तो मैं जल्दी पहुंच गया था। तो उसके बाद क्या है, वाया पठानकोट से वाया जम्मू आप जाओगे। देखिए इसमें ना प्लीज़ बॉडी के साथ, आप जिस जगह पे जा रहे हो वहाँ पे आपकी ऑक्सीजन लेवल सेट होना चाहिए। बॉडी के साथ कोई थोड़ा फोर्स मत कीजिए। अगर आपकी ड्राइविंग कैपेसिटी अच्छी है, आप सेम डे वहाँ पहुँच सकते हो तो ठीक है, वरना एक स्टे ज़्यादा ले लीजिए। ये नहीं है कि हमने 8 दिन में पूरा करना, 9 में, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, आप 10-11 दिन भी ले सकते हैं। तो पठानकोट के बाद जम्मू आएगा। जम्मू आजकल बाईपास निकल गया है, थोड़ा वहाँ पे काम चल रहा है, ट्रैफिक जाम रहता है। तो जम्मू के बाद वही उधमपुर के बाद बनिहाल। तो बनिहाल के पास थोड़ा ट्रैफिक मिलता है हमें, जो एक टनल बन रही है। तो बनिहाल के बाद हम सीधा आ जाएंगे श्रीनगर। तो श्रीनगर कोशिश करेंगे तो शाम तक हम पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर आपने श्रीनगर में रुकना है एक दिन टूर में, डल लेक और लोकल साइट सीन करना है, तो आप श्रीनगर एंटर होके वहाँ पे होटल ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, मैंने श्रीनगर नहीं घूमना, मेरा जो डेस्टिनेशन ले ही है, मैंने वहीं पे, किसी के पास 7 दिन होते हैं, 8 दिन हो गए, फॉर एग्जांपल मैंने 8 दिन लिए थे, तो मेरा डे फर्स्ट बता रहा हूँ। फर्स्ट डे को मैंने सीधा फिर जाके सोनमर्ग, जो कि कश्मीर से भी आगे लगभग 100 किलोमीटर के करीब है, तो मैंने श्रीनगर से बाईपास ही सोनमर्ग ले लिया था। तो मेरा पहला जो दिन है, मैंने जाके सीधा पूरा दिन ड्राइव करके मैंने सोनमर्ग में स्पेंड किया था। उसके लिए डे 1 की आप मेरा व्लॉग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने लिंक दे दिया है, फर्स्ट डे टू सोनमर्ग। चलिए अब दूसरे दिन का बताता हूँ। हाँ जी, तो दूसरे दिन हम जल्दी उठ पड़े थे सोनमर्ग से, तो उसके बाद ले पहुँच सकते थे, लेकिन मैंने अवॉइड किया। दूसरे दिन रास्ते में 1-2 अच्छी लोकेशंस थी, वो देख के जानी थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा वो बॉडी के साथ वो नहीं किया, कहते ना हिंदी में पंजाबी में, धक्का नहीं किया। और एक ध्यान रखिए, अपनी वहाँ पे जो पेट्रोल पंप्स है लिमिटेड है। तो मैं आपको साथ साथ वो भी बताऊंगा कि गाड़ी में अगर आप एक जेरी कैन रख सकते हो, पेट्रोल वाला या डीजल वाला जो भी है, एक हार्ड कैन, तो वो ज़रूर लेके जाइए। थोड़ा 10-20 लीटर तेल अगर रख लोगे डिग्गी में, कपड़े कम ले जाओ, क्योंकि ले में ये ज़रूरी है। तो और साथ में एक ऑक्सीजन सिलेंडर, जिनको मैंने पहले बताया प्रॉब्लम है, कोई भी जैसे कोई सांस की प्रॉब्लम है, तो एक पोर्टेबल 10 किलो का या 20 किलो का ऑक्सीजन सिलेंडर आप बीच में रख सकते हो। तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है, अगर आपके पास ऑक्सीजन बैकअप है तो आप नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुँच सकते हो। उसके बारे में भी आगे बताऊँगा। सो वहाँ पे सोनमर्ग में जो पंप है, वहाँ से आप अपना डीजल प्लीज़ डलवा लीजिए जहाँ भी आपको सोनमर्ग से निकलोगे, क्योंकि आगे कई बार डीजल नहीं मिलता है, पेट्रोल पंप लिमिटेड है और उनकी टाइमिंग्स भी लिमिटेड है, शाम को जल्दी क्लोज हो जाते हैं। तो वहाँ से आप अपना डीजल पेट्रोल जो भी डलवाना, फ्यूल रिफिल करवा के, टायर वायर में हवा चेक करवा के निकलेंगे। तो रास्ते में घूमते हुए हमने सोचा कि जो कारगिल वार मेमोरियल है वो ज़रूर देखना है। तो हम लगभग जाते जाते, उससे पहले एक जोजिला पास आता है, वो ज़रूर देखना है। तो हम जैसे ही सोनमर्ग से निकले ब्रेकफास्ट करके, हमने एक जोजिला पास आता है, तो जोजिला पास जैसे ही क्रॉस करते हैं, अभी तो जोजिला टनल भी बन रही है, जिस दिन वो टनल बन गई उस दिन ले आप, जैसे सितंबर में क्लोज हो जाता है ना ले वहाँ पे, तो आप पूरे 12 मंथ तक ले जा सकते हो। तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, माइट भी 1-2 साल में बन जाएगी। तो जोजिला पास के कारण भी रास्ते में वो बंद कर देते हैं ले का रास्ता। तो जोजिला पास जैसे ही क्रॉस करोगे, आगे एक पहाड़ी के ऊपर बर्फ़ स्नो एक्टिविटी होती है, जोजिला स्नो एक्टिविटी कहते हैं उसको। वहाँ पे स्कूटर्स वगैरह चलते हैं, कोई अच्छी फ़ोटो शूट या रील्स का शौकीन है तो वो भी वहाँ पे बनाते हैं। तो वो आप रास्ते में, वो अच्छी फ़न एक्टिविटी है, 1.5-2 घंटे आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 8-9 बजे आप निकले सोनमर्ग से, 10-11 बजे जोजिला पहुँचे, वहाँ से 12-1 बजे आप आगे निकल जाओ। तो वहाँ से जैसे ही हम चले तो रास्ते में कारगिल वार मेमोरियल आया। तो हमने या तो द्रास रुकना था। द्रास आप समझते हो कि वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट प्लेस है, ठंडी जगह सबसे।
तो हमने द्रास की बजाय कारगिल में रुकना प्रेफर किया। तो उससे पहले कारगिल वार मेमोरियल आता है जहाँ पे कारगिल की वार हुई थी, तो बड़ा अच्छा वार मेमोरियल बनाया, देखने वाला है, तो मस्ट विजिट। वो देखा हमने, वहाँ पे भी घंटा 1.5 घंटा लगाया। उसके बाद हमने फाइनली इवनिंग हो गई थी तो कारगिल में स्टे का मन बनाया। तो कारगिल में थोड़ा कोशिश करें भी आपको कोई बाहर रिजॉर्ट मिल जाए, क्योंकि कारगिल के अंदर पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है। तो होटल वही लीजिए जहाँ पे आपको पार्किंग मिल जाए, क्योंकि कारगिल जो है अंदर सारा, छोटी सी सिटी है, सारा वन वे है। तो आपको गाड़ी अगर कारगिल के अंदर आपने घुसा ली तो थोड़ा प्लीज़ होटल ऐसा देखिए जहाँ पे आपकी गाड़ी एटलीस्ट पार्क हो गए और आप आराम से लगे निकाल सको। तो थोड़ा सा वो ध्यान रखिए। इधर आप द्रास में भी रुक सकते हैं। तो सेकेंड डे हम फिर जो रात को पहुँचे वहाँ पे, तो हमने कारगिल में स्टे लिया। तो ये था हमारा सेकेंड डे। आगे फिर थर्ड डे शुरू करते हैं। हाँ जी, सो आगे तीसरा दिन हमारा शुरू हो गया। तो मैंने जैसे कि बताया कि अगर मैं सोनमर्ग से सुबह 5 बजे चलता तो मैं ले शाम को पहुंच जाता 7-8 बजे। लेकिन ऐसे टूर का फ़ायदा क्या? मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कोई नॉर्मल टूर नहीं है। यहाँ पे बॉडी को थकने नहीं देना, अपने अपने पूरी प्रॉपर बॉडी को रेस्ट देनी है, ताकि आप एक जो ऑल्टीट्यूड इंक्रीज़ कर रहे हो अपना जो भी है वो धीरे धीरे हो। जैसे आप अभी कश्मीर तक आए, स्टे किया सोनमर्ग में, सोनमर्ग से कारगिल आए, तो वो थोड़ा थोड़ा बढ़ती जा रही है ना ऊंचाई पहाड़ों की, तो वहाँ पे स्टे किया और फिर आप ले में गए जो कि एक बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड पे प्लेस है। तो वहाँ पे गए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर तीसरे दिन में पहुँचे, और जो रास्ते में डेस्टिनेशन है वो भी मिस नहीं करोगे। तो तीसरे दिन एज इट इज़ हमने ब्रेकफास्ट किया सुबह और कारगिल से सुबह रवाना हुए। कारगिल से जब रास्ते में जाते हैं तो बहुत सी लोकेशंस आती हैं, तो इसीलिए मैंने कारगिल से सुबह थोड़ा गाड़ी जितनी भी मैं ड्राइव कर सकता था मैंने की जल्दी। उसके बाद आफ्टरनून में हम पहुँचे लामायुरू विलेज। लामायुरू विलेज बड़ा पुराना विलेज है। यहाँ पे कोई नदी होती थी, वो बाद में सूख गई, तो वो विलेज एक तरह से नहीं रहा वहाँ पे। लेकिन पुराने वो जो एक ट्रेडिशनल देखना चाहते हैं ना, पुराना जो भी विलेज के साइंस वगैरह हैं, तो वो देख सकते हैं वहाँ पे। प्लस एक मूनलैंड भी है वहाँ पे, जो कि अभी एक मून की तरह दिखती है। जैसे मूनलैंड होती है ना, जैसे आपको ऐसा लगेगा कि आप चांद पे जा रहे हो, तो एक ड्राई सी प्लेस है मूनलैंड। तो वो देखने के बाद फिर हम आगे निकले। तो आगे लगभग 2-2:30 बजे हमने, रास्ते में एक प्लेस आती है संगम। संगम में 2 नदियों का मिलन होता है, एक जो है वाइट, ठीक है, वाइट है, और एक थोड़ी ब्राउन रिवर है, तो दोनों का मिलन होता है वहाँ पे। बड़ी अच्छी प्लेस है फ़ोटोशूट करवाने के लिए। तो वो आप संगम नदी जो है वहाँ पे आप जो संगम पॉइंट है नदियों का, वहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। एक कैफ़े भी, आप रेस्टोरेंट में वहाँ पे अपना लंच भी कर सकते हो। तो वो देखने के बाद हमने लगभग 3 बजे लेह की तरफ रवाना हुए। तो रास्ते में एक मैग्नेटिक हिल, तो बताया ना, इसीलिए हमने स्टे किया कि पॉइंट्स हमारे इसी रास्ते कवर हो जाएं, क्योंकि वापसी पे हमने इस रास्ते पे नहीं आना। वापसी पे हमारा जो कंप्लीट था वो वाया मनाली आने का था। तो इसलिए मैंने रास्ते में पॉइंट कवर करते जा रहा था। तो रास्ते में अगला पॉइंट आया मैग्नेटिक हिल। मैग्नेटिक हिल क्या है? एक सड़क है, जैसे नॉर्मली ये रोड है तो गाड़ी नीचे की तरफ जाएगी ना, इधर की तरफ, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक हिल की तरफ पे अगर आप गाड़ी न्यूट्रल छोड़ोगे ना, बैक भी, तो अपने आप ऊपर जाएगी। तो समझो ऐसा है कि ऊपर कोई मैग्नेटिक हिल है जो गाड़ी को खींचती है। तो एक पॉइंट बना रखा, हमने ट्राई भी किया। तो मेरे जो डे 3 व्लॉग है उसमें आप देख सकते हो जो मैग्नेटिक हिल है क्या उसमें उन्होंने बताया। तो उसमें मैंने गाड़ी प्रॉपर न्यूट्रल करी, न्यूट्रल करके मैंने छोड़ दी, तो अपने आप वो वाकई ऊपर जा रही थी। सारे लोग ट्राई कर रहे थे, तो कहीं ऐसा ना हो ना कि लोगों ने झूठी कहानी बना रखी हो। तो वो एक्चुअल में सही थी, तो हमने वो भी ट्राई किया। उसके बाद लास्ट फाइनली आता है गुरुद्वारा पत्थर साहब, जहाँ पे गुरु नानक देव जी से रिलेटेड गुरुद्वारा है। तो उनके इतिहास सारा दिखाया हुआ है। जब वो अपनी यात्राएं करके वहाँ पे पहुँचे थे, तो वहाँ पे एक राक्षस ने ऊपर से पत्थर फेंका था उनके ऊपर। तो वो पत्थर जैसे उनके पास आया, बॉडी के टच किया, तो वो मोम बन गया। तो वो आज भी पत्थर वहाँ पे मौजूद है। तो गुरु नानक देव जी की वैसे ही उनका बॉडी का जो आकार है वो पत्थर में मोम बन के ले लिया था, तो उनको कोई आँच नहीं आई थी। तो वैसा वो सारा लिख रखा। वो गुरुद्वारा पत्थर साहब अभी आर्मी के द्वारा टेक केयर किया जा रहा है, तो वो भी अच्छी प्लेस है, वो आप देख सकते हो। इसके बाद फाइनली हम होटल में पहुंच गए, जो हमारा लेह में होटल था, शाम तक लगभग 6 बजे। तो शाम को ही मैंने गाड़ी की टंकी फुल करवा ली थी, ताकि मेरे को ज़्यादा दिक्कत ना आए, सुबह टाइम वेस्ट ना हो। तो टंकी जहाँ भी मेरे को पेट्रोल पंप था फुल करवा ली थी। तो आगे ये डे 3 था हमारा। तो डे 3 हमारा लगभग हमने रेस्ट करी आके प्रॉपर।
तो आगे डे 4 स्टार्ट करना था, तो डे 3 का आप ब्लॉग में देख ही सकते हो, जो मैंने लिंक डाला हुआ है। चलो डे 4 स्टार्ट करते हैं अभी। हाँ जी, सो डे 4 जो हमने शुरू किया तो उसमें क्या था, बेसिकली मैंने बताया ना, ये एक हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस है, तो यहाँ पे बॉडी को रेस्ट देनी है, बॉडी को एक अडेप्ट होने देना है अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर ऑफ ले, कि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की कमी ना आए, आप प्रॉपर रेस्ट लो। तो हम सुबह उठे आराम से 9 बजे। एक और बता दूँ, जैसे ही आप कारगिल से चलोगे वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी जिनको है प्रॉब्लम, ऑल्दो हर एक को आ जाती है, थोड़ा सिर दुखने लग जाता है, सांस फूलने लग जाती है, तो ये साइंस होते हैं कि आपकी बॉडी को, बाकी आप ऑक्सीमीटर साथ में ले जा सकते हो चेक करने के लिए। तो वहाँ पे क्या, एक डायामॉक्स गोली आती है। मेरा चौथे दिन का व्लॉग जो है आप देख लीजिए, उसमें मैंने सारा हेल्थ टिप्स उसमें बताए हुए हैं, जो भी हेल्थ टिप्स हैं इस व्लॉग में बताए हुए हैं मैंने। तो उसमें आप देख सकते हो ऑक्सीजन सिलेंडर या डायामॉक्स जो गोली है वो आप 2 टाइम खा सकते हो, कारगिल के बाद शुरू कर दो आप। तो वो 3 दिन में ना आपको थोड़ा बॉडी का वो जो लेवल है सेट कर देती है वैसे। तो चौथा दिन जहाँ जो हमारा, तो हमने क्या किया, वहीं पे आराम से उठे, ब्रेकफास्ट किया और पूरी रेस्ट ली। उसके बाद आफ्टरनून में हमने सोचा कि वहाँ पे एक रेंचो स्कूल है, आपको याद होगा 3 इडियट सबने देखी है, तो वहाँ पे जो रेंचो का स्कूल था, रणझोर दास चांचड़ रेंचो, तो वो 3 इडियट स्कूल जो लेह में आया तो देखना बनता भी था। तो हम दोपहर में 11 बजे वो स्कूल देखने गए। वहाँ पे काफ़ी सोवेनियर मिलते हैं, अगर किसी ने लेना हो, टी शर्ट, कैप, पेन्स वगैरह, कॉपीज़, डायरीज, सब कुछ मिलता है। तो वो स्कूल देखने का मन था, तो वो स्कूल हम देखने गए। तो वो स्कूल पूरा देखा, 1-1.5 घंटा लगाया, तो वहीं पे शूटिंग हुई थी फिल्म की। उसके बाद फिर वही बात, थोड़ा थक रहे थे तो फिर रेस्ट करने होटल में आ गए। फिर हमने लंच किया होटल में और फिर सो गए। फिर शाम को हमने लोकल जो ले का था, जैसे ले पैलेस है वो देख सकते हो, शाम को हमने वो देखा। ऑल इस बार नहीं देखा, वो बंद हो गया था 4 बजे। तो उसके बाद जो एक ले के ऊपर ले पैलेस है और 1-2 प्लेसेस और हैं ले में, तो वहाँ ऊपर हम गए देखने के लिए, वो मैंने व्लॉग में इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो उसके बाद शाम को आप ले मार्केट आ सकते हो, मतलब कि लोकल साइट सीन ले वाला हम कर रहे थे। और लोग, कई लोग क्या करते हैं, जो बाय फ्लाइट आते हैं वो वापस उस तरफ जाते हैं, कारगिल की तरफ, जो मैग्नेटिक हिल और गुरुद्वारा पत्थर साहब और संगम देखने के लिए। तो हम रास्ते में कराए थे, तो ले में कोई ज़्यादा नहीं था, तो हमने वही शाम को शांति स्तूपा है, सबसे हाईएस्ट प्लेस है, तो शांति स्तूपा में हम देख के उसके बाद ले मार्केट आ गए। ले मार्केट में थोड़ा घूमा, आइसक्रीम वगैरह खाई और देख दुख के फिर वही मैंने बताया कि ले में एक रूल है, जल्दी सोना है और नींद पूरी करनी है, बॉडी को थकाना नहीं है, अगर आप फिट रहना चाहते हो, टूर एंजॉय करना चाहते हो। तो हम 7 बजे वापस आ गए होटल में और आराम से सो गए। तो हमारा 2 दिन का रेस्ट हो गया था, 2 नाइट्स का, मतलब कि बॉडी हमारी अडेप्ट होनी शुरू हो गई थी, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग। तो आगे फिर हमने डे जो हमारा ये चौथा हो गया था, तो आगे 5वां दिन शुरू करना था, तो हम टाइमली होटल में आके डिनर करके सो गए थे। तो आगे 5वां दिन शुरू करते हैं। हाँ जी, सो डे 5वां शुरू हो गया था, तब हम जल्दी उठ पड़े थे, चेकआउट कर लिया था होटल से। तो ये जो आपका दिन होता है 5वां, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें 2 ऑप्शन होती हैं, अब मैं दोनों बता देता हूँ। सितंबर में जब मैं गया था, तो हम सुबह सीधा गए थे यहाँ से नुब्रा वैली और हुंदर विलेज, जहाँ पे वो ऊँट होते हैं, दो पीठ वाले, तो वो देखे। उसके बाद सैंड ड्यून्स है वो देखा। उसके बाद लास्ट में हुंदर में रुक के हम, एक लास्ट इंडिया का विलेज है, आगे पाकिस्तान है, तुर्तुक, तो वो तुर्तुक विलेज तक हम गए। वहाँ हुंदर में स्टे करने के बाद अगले दिन हम पैंकॉक लेक आए, और पैंकॉक लेक में स्टे करने के बाद और वापस हम ले आ गए थे। तो फिर ले से मनाली गए थे। ये तो एक रूट था जो सितंबर में किया था, इसीलिए दोनों रूट बता रहा हूँ, किसी ने दोनों करने हो। इस बार मैंने थोड़ा चेंज किया था फैमिली के साथ। मेरा था आइडिया कि मैंने हानले वगैरह जाना, उधर हानले और रिजांगला वार मेमोरियल वो देखना था मेरे को, चाइना वाला साइड, वो मेरा मिस हो गया था। तो मैंने क्या रूट बनाया, मैंने इस बार हुंदर को मिस कर दिया, क्योंकि हुंदर और तुर्तुक विलेज का डिस्टेंस बहुत है, लेकिन कुछ ज़्यादा देखने वाला नहीं है वहाँ पे। तो मैंने इस बार मिस कर दिया। ऑल कुछ देखना चाहते हो देख सकते हो। तो मैंने क्या किया, 5वें दिन सुबह अपना निकला, वही ले से मैंने दोबारा जो भी मेरा 2-4-5 लीटर डीजल डल सकता था मैंने फुल करवाया। तो मैं सीधा गया वहाँ पे जो अपना पैंकॉक लेक की तरफ। तो वहाँ पे एक बता दूँ, रास्ते में पासेज आते रहते हैं काफ़ी। तो हम जैसे वहाँ से गए, अपना निकले, तो उधर से भी रास्ते में पासेज आते हैं, तो वो पासेज क्रॉस करके ही जाना पड़ता है, कहीं भी कोई लोकेशन पे जाना है। तो
सुबह मैंने फिर सीधा पैंगॉन्ग लेक का प्रोग्राम बनाया। तो सुबह जैसे ही मैं पैंगॉन्ग लेक के लिए निकला तो लगभग मेरे को एक टांग से जगह आती है यहाँ पे, टांग से, जहाँ से हम पैंगॉन्ग लेक को मुड़ते हैं। तो टांग से में लास्ट फ्यूल स्टेशन आता है। वहाँ से अगर आपके पास जेरी कैन है या कुछ भी है तो आप डीजल भरवा लीजिए, प्लीज़ फुल करवा लीजिए टैंकी, ऐसा ना हो कि रास्ते में अपने को प्रॉब्लम आए। तो ये भी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन अपने जो डे 5 वाला व्लॉग है उसमें डाल रखी है, आप प्लीज़ उसमें देख सकते हो। तो टांग से मैंने फ्यूल रिफ़िल करवा के आगे मैं पैंगॉन्ग लेक चला गया। तो पैंगॉन्ग लेक मैं 4-5 बजे पहुंच गया। वहाँ पे मेरा कॉटेज बुक था ऑलरेडी, मैंने ब्लॉग में बता रखा क्या क्या रेंट थे, वो आप उसमें देख सकते हो, तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा। तो हुंदर वाला मैंने मिस कर दिया, तो मैं सीधा पैंगॉन्ग लेक आ गया। तो बाकी खरदुंगला जो है उधर भी जा सकते हो, तो वो वाया जब आप उधर जाओगे ना हुंदर की तरफ तो वहाँ से आ सकते हो, लेकिन मैं सीधा पैंगॉन्ग लेक गया था। तो पैंगॉन्ग लेक में मेरा कॉटेज बुक था, वहाँ मैंने चेक इन किया 5 बजे, थोड़ा स्नैक्स वगैरह लिए, उसके बाद हम आ गए पैंगॉन्ग लेक पे। तो पैंगॉन्ग लेक गाइस मतलब की ब्यूटी है पूरी, उसको जिसने नहीं देखा ना कुछ भी नहीं देखा, मतलब इतनी अच्छी जगह है वो। तो वहाँ पे आराम से मैंने 5वें दिन हम पैंगॉन्ग लेक पहुँचे, तो वहाँ पे पूरा स्टे किया इवनिंग तक पैंगॉन्ग लेक पे। वहाँ पे वो जो 380 वाले स्कूटर्स हैं और वो जो सिटिंग वाले स्टूल्स हैं या कोई बुलेट वाला सीन है, सब कुछ है वहाँ पे मिलेगा, एक्टिविटी फन। और एक जो शांत लेक है, लगभग ये 40% हमारे पास है, 60% चाइना के पास है, तो साथ में चाइना लगता है। तो पैंगॉन्ग लेक पे आप पूरा एंजॉय कर सकते हो। बल्कि जो लेक की अट्रैक्शन पॉइंट है वो पैंगॉन्ग लेक ही है, जिसने पैंगॉन्ग लेक नहीं देखी वो ले नहीं गया। तो पैंगॉन्ग लेक कुछ लोग स्टे करते हैं वहाँ पे ना, एक बार समझ लीजिए ठंड बहुत होती है, तो थोड़ा वूलन सॉक्स प्रॉपर लेके जाएं, इनर्स लेके जाएं बच्चों के। बहुत ज़्यादा हवा तेज़ चलती है, सब कुछ कवर करके चलें, या इंडिया की तरह, कश्मीर की तरह या मनाली की तरह ना जाएं गर्मी में। तो हम पूरा कवर करके गए थे अपने आप को। तो पैंगॉन्ग लेक पे पूरा हमने 2 घंटे एंजॉय किया। उसके बाद कॉटेज में आ गए, अगर अच्छा कॉटेज है तो शाम को बोनफायर भी कर देते हैं। वही फिर वहाँ पे एंजॉय करने के बाद हमने सीधा नाइट स्टे वहाँ पे पैंगॉन्ग लेक पे किया। लेकिन ठंड गाइस बहुत ज़्यादा थी, हम मरकी सॉक्स पहन के सोए थे, मरकी 2-2 कंबल ओढ़ने पड़े, रजाई वगैरह जो भी थी उनकी ब्लैंकेट। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए पैंगॉन्ग लेक पे अपनी हेल्थ का। तो ये था हमारा डे 5, तो हमने नाइट स्टे किया। आगे डे 6 शुरू करते हैं। हाँ जी, सो डे 6 हमारा शुरू हो गया था। आगे 6th डे के दिन हमें आगे जाना था हानले। हानले एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है बेसिकली, मैं आपने नेट पे देखा होगा, एक वहाँ पे स्पेस में दिखाते हैं सारा। और एक हानले में रिमोट लोकेशन है, वहाँ पे नेट भी काम नहीं करता आपका। कुछ सिम जो हैं जियो के सिम चलते हैं ज़्यादा, ये ध्यान रखिए कि जियो का पोस्ट पेड ही चलता है, मैं बताना भूल गया था, सॉरी। तो वहाँ पे पोस्ट पेड ही चलता है जियो का, या एयरटेल का पोस्ट पेड चलता है, प्रीपेड कोई नहीं चलता ले में, ठीक है। तो कश्मीर के बाद नहीं चलता है, जम्मू के बाद ही नहीं चलता प्रीपेड। तो जियो का मेरे पास पोस्ट पेड था, तो हानले में तो वो भी नहीं चला था। तो पैंगॉन्ग लेक से जैसे मैं सुबह निकला तो सुबह चेकआउट किया, और इसकी मैंने सारी आगे जो ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है अपने पैंगॉन्ग लेक वाले व्लॉग में दे रखी है, तो उसमें आप आराम से देख सकते हो क्या डेस्टिनेशन है, क्या घूमने के लिए। तो सुबह हम जैसे ही पैंगॉन्ग लेक से निकले, तो एक आपको और बताना मैं भूल गया, इसमें एक ना पास बनवाना पड़ता है हमें जब आप ले से चलोगे। तो वो जो पास होता है बेसिकली उसमें पर पर्सन फीस होती है, वो गवर्नमेंट की साइड पे ही अप्लाई हो जाता है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है उसका। मैंने डिटेल दे रखी है, जो मेरा चौथे दिन वाला व्लॉग है जिसमें मैंने हेल्थ टिप्स बताई हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या उसकी फ़ीस है, क्या क्या उसमें है। तो ये आपका जो पास है, ये ले में आपको जगह बतानी पड़ेगी कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हो, वो सारी जगह मेंशन होगी, और हर लोकेशन पे आपका वो पास चेक होगा। तो पैंगॉन्ग लेक वाली साइड हमारा नहीं चेक हुआ था, लेकिन अब आगे हानले जा रहे थे तो चुलशुल आता है, चुलशुल में हमें पुलिस चौकी पे रोका गया। उन्होंने बोला वो पास दिखाओ, है ना, जो परमिट, बेसिकली परमिट नहीं है वो, एक इनकी जो एनवायरनमेंट फीस है, परमिट पहले होता था। तो ऑल्दो हमने वो फिर चेक करवाया, तो उन्होंने हमें जाने दिया। तो हानले से हम पैंगॉन्ग लेक से हम चुलशुल होके जैसे ही निकले थे, आगे आता है कि रजांगला वार मेमोरियल। तो ये वो वार मेमोरियल पे जहाँ से इंडिया चाइना की जंग हुई थी, वॉर हुई थी। बड़ा अच्छा वार मेमोरियल है देखने वाला, वहाँ से चाइना की जो पोस्ट है, चेक पोस्ट, वो भी दिखती है, तो वो आप देख सकते हो वहाँ से। पूरा जो उनका वार मेमोरियल है उसमें पूरी हिस्ट्री की एक मूवी चला के दिखाते हैं कि उस टाइम क्या हुआ था। बहुत ठंड थी, बड़ी टफ वार थी ये, आप पूरा मेरे उस व्लॉग में देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मस्ट विजिट रजांगला वार मेमोरियल। तो वहाँ पे जाने के बाद हमारा डे 6 था ये, तो उसके बाद हमने हानले में स्टे करना था।
तो हानले में जैसे ही मैंने आगे निकला रजांगलावार से, तो थोड़ी रोड आगे बहुत ख़राब थी, मेरे को आइडिया नहीं था। तो इसीलिए कह रहा हूँ गाड़ी थोड़ी अच्छी लेके जाएं। तो एक इनोवा थी, बिल्कुल जैसे आप ब्लॉग में देखोगे ना, बिल्कुल प्लेन सड़क थी, कुछ नहीं था वहाँ पे, सड़क भी मिलती नहीं थी कहाँ पे है, तो सारी ऑफ रोडिंग थी। तो लगभग मेरे को 40-50 किलोमीटर पर ऑफ रोडिंग पर ही जाना पड़ा। उसके बाद मेरे को ऑल दो प्लेन रोड मिल गई थी, तो वहाँ से फिर मैं शाम को हानले पहुँच गया था। तो हानले में वही जब शाम को पहुँचे तो हानले मैंने कॉटेज बुक था, वहाँ पे चेक इन किया और स्नैक्स लेने के बाद हम स्पेस ऑब्जर्वेटरी है वहाँ पे चले गए। और एक रात को ना हानले में आप जहाँ भी स्टे लेते हो, आपके होटल वाले के पास एक वो टेलीस्कोप होगा। अगर रात को बादल वगैरह नहीं है तो आपको गैलेक्सी बहुत क्लियर दिखती है हानले में। इसीलिए स्पेस ऑब्जर्वेटरी इंडियन गवर्नमेंट ने हानले में बनाई है। तो आप रात को कुछ गैलेक्सी में देखना चाहो, तारे वगैरह जो शौकीन है, तो वो हर एक होटल वाले, अच्छे होटल वाले के पास टेलीस्कोप होता। तो उस दिन बादल थे तो हम देख नहीं पाए थे। तो बाकी फिर रात को हमने स्टे वहाँ पे किया हानले में। तो पर ठंड वहाँ भी बहुत थी और नेटवर्क नहीं था, तो मैंने घर पे फ़ोन करना था, तो मैंने रेस्टोरेंट वाले ही किसी के नंबर से लेके एक बार कॉल कर दी थी घर पे भी, वी आर सेफ। तो ये था हमारा डे 6। तो डे 6 के बाद अब डे 7 शुरू करते हैं। हाँ जी, सो डे 7 हमारा बड़ा हेक्टिक था। एक तो मेरे पास फ्यूल नहीं था, और मैंने बताया टांगसे में लास्ट फ्यूल पंप वहीं था, और मेरे को जाना भी, या तो मैं वाया ले जाता, ले रात को स्टे करता, फ्यूल रिफ़िल करवा के फिर मनाली की तरफ जाता, लेकिन मैं डे वेस्ट नहीं करना चाहता था। थोड़ा मेरे को था भी एक दिन चलो और मेरे को मिल जाएगा मनाली घूमने के लिए। तो डे 7 को मैंने सुबह 4 बजे हम चल पड़े। मेरे पास लगभग आधी टंकी से थोड़ा ऊपर फ्यूल था। तो वहाँ से एक पेट्रोल पंप और आता है, मैं लोकेशन उसमें, मेरा जो डे 7 का व्लॉग है उसमें आप देख सकते हो। तो वहाँ भी किस्मत के मारे 6 बजे वो पंप जो था बंद था। तो मैं बहुत परेशान हो गया फ्यूल की वजह से। तो रास्ते में मेरे को कोई कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने हेल्प करी, उनके पास फ्यूल रिज़र्व होता है, तो उनसे मैंने 20 लीटर फ्यूल लिया। जो उनका पे करना था वो मैंने पे कर दिया। तो थोड़ी समस्या रहती है, कुछ शॉप्स वालों पे भी फ्यूल मिल जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी प्योरिटी गारंटी नहीं है, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहती है वहाँ पे। तो वहाँ से जैसे ही फिर मैं निकला हानले से, तो हानले से होते होते मैं आगे मनाली रोड पे चढ़ गया। तो मनाली रोड पे एक वैली आती है, बा वैली। तो बहुत आपने देखा होगा कि उसमें हॉट स्प्रिंग्स हैं, ठीक है। तो वो वैलीज़ वगैरह देखने वाली थी रास्ते में, वो हानले के रास्ते में आती हैं बेसिकली, जब हानले से आप मनाली जाते हो। तो वो एंजॉय करते हुए हम आगे मनाली रोड पे चढ़ गए थे लगभग, क्योंकि फ्यूल मेरे को मिल गया था। पेट्रोल पंप जो मैंने आपको बताया वो 9 साढ़े 9 खुलना था, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, शाम तक मेरे को मनाली पहुंचना था। तो आगे फिर मैंने वहाँ से रास्ते में जब ब्रेकफास्ट कहीं मिला मेरे को, मैंने करके और सीधा मनाली रोड पे चढ़ गया था। तो मनाली रोड पे क्या था, लेह से मनाली थोड़ा जाते हैं हम जैसे सरचू तक, सरचू तक तो ठीक है। तो सरचू के आगे रोड बिल्कुल ही ख़राब थी। तो सरचू के आगे बहुत ख़राब थी, वो कई जगह जाम्स भी लगे हुए थे। तो कि अच्छी गाड़ी हो, खड्डे भी बहुत बड़े बड़े थे। तो वहाँ से हमने फिर जो भी था ऑफ रोडिंग करते कराते, बाकी इवन जब जिस्पा के पास पहुंचा तो मेरे को थोड़ी सांस आई। नॉर्मली जब हम मनाली आते हैं, उधर से वाया मनाली से आते हैं, तो मनाली से ले सीधा नहीं पहुंच पाते, कई बार जिस्पा हमने रुकना पड़ता। तो इस बार मैं ले नहीं गया था, तो मैं हानले से बाईपास हुआ था, तो मैं सीधा जिस्पा जब आया, जिस्पा मैं पहुंच गया था 4 बजे। तो फिर मैंने सोचा कि अब 3-4 घंटे लगने हैं, मनाली चलते हैं। तो मैं 7-8 बजे मनाली पहुँच गया था। तो मनाली में मैंने डे 7 अपना ख़त्म कर दिया था, और डे 8 को मैं मनाली से पंजाब या जहाँ भी दिल्ली जाना है वहाँ पे आप पहुँच सकते हो। वो तो सिंपल रूट है, उसमें कुछ नहीं है। तो डे 7 थोड़ा मेरा हेक्टिक था। मेरे को वो जो ये रास्ते में जो ट्रैवलिंग थी काफ़ी बहुत ज़्यादा थी, लॉन्ग ट्रैवलिंग थी, क्योंकि 4 बजे चल के लगभग 12 और 4 16 घंटे ड्राइव करना पड़ा। 8 बजे मैं पहुँचा हूँ मनाली। तो पर अपना एडवेंचर था, रास्ते में बड़े हाई पासेस आए इधर भी, तो वो सारा कुछ देखा। तो लगभग ये हमारा एक सर्कल कंप्लीट हो गया था। तो 7वें दिन मैंने मनाली आ गया था, और 8वें दिन घर। तो नॉर्मली जिनके पास छुट्टियां कम हैं तो वो 8 दिन तक अपना टूर कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आप ज़्यादा टाइम लगाना चाहो तो 10 दिन भी लगा सकते हो। थोड़ा मैं ड्राइव ज़्यादा करता रहा, तो जो इतनी कैपेसिटी के हिसाब से नहीं ड्राइव कर सकते वो 9-10 दिन भी लगा सकते हैं। अब जैसे मैंने हानले से मैं सीधा ले भी जा सकता था, ले रुकता, ले से फिर मैं मनाली आता, तो वो भी हो सकता था, लेकिन चलो मैंने प्रेफर किया कि मेरे को पहुंचना चाहिए जल्दी। तो ये था हमारा जो भी 8 दिन का ले का टूर था।
तो वाया मनाली, वाया श्रीनगर कहीं भी आप जा सकते हो, लेकिन एक मस्ट अच्छी प्लेस है विज़िट करने वाली, ये आपको देखनी चाहिए। मतलब कि लोग एक ड्रीम प्लेस कहते हैं इसको। तो मैंने सोचा क्यों ना एक शेयर की जाए फ्रेंड्स के साथ ये वाली पूरी इन्फॉर्मेशन, भी क्या क्या वहाँ पे है। बाकी आप मेरे जो भी है सितंबर के व्लॉग्स भी पड़े हैं मेरे चैनल पे, और जो मैं जून में अभी रिसेंटली जाके आऊँ वो व्लॉग्स भी पड़े हैं। तो आप सारे व्लॉग सिंगल बाय सिंगल देख सकते हो। उसमें मैंने होटल की कॉस्टिंग की क्या क्या चैलेंजेस है सब कुछ डाल रखा है। सो यही था बस, जस्ट मैंने सोचा कि शेयर करना चाहिए। चलिए बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑलवेज कीप वॉचिंग माई चैनल ट्रैवल विद सोहल। थैंक यू, मिलते हैं जी, थैंक्स ए लॉट।